अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम पढ़ रहे हैं इस वक्त सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन, यानी अत्तदफ़्फ़ुक़ अद्दाइरी लिद्दख़ल वल इंताज। यानी एक इंसान का इनकम, उसकी आमदनी कैसे होती है और फिर उसका खर्च कैसे होता है, सामान कैसे बनता है और फिर उस सामान का इस्तेमाल कैसे होता है, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, इसी चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं। अत्तदफ़्फ़ुक़ अद्दाइरी लिद्दख़ली वल इंताज, यानी कूलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन। हम लोगों ने कल पढ़ा था इक़्तिसाद मुग़लक़, यानी क्लोज इकोनॉमी। आज हम पढ़ेंगे ओपन इकोनॉमी, यानी इक़्तिसाद मफ़तूह। हम लोगों ने कल दो सेक्टर को पढ़ा था, यानी बिजनेस सेक्टर और दूसरा हाउस होल्ड सेक्टर। आज हम इसमें कई दूसरे सेक्टर्स को कंबाइन करेंगे, कई दूसरे सेक्टरों को भी मिलाएंगे। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर इसमें शामिल होगा, ऐसे ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फॉरेन सेक्टर जो है वो भी शामिल होगा। और हम एक अलग सेक्टर लाएंगे फाइनेंशियल मार्केट, उसको भी शामिल करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि इन सब में प्रोडक्शन और इनकम का सर्कुलेशन कैसे होता है, कैसे एक जगह से इनकम निकल के आता है, दूसरे तक पहुंचता है और कैसे प्रोडक्ट होता है। इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एक सेक्टर है अल-क़िताउल आइली, इसको थोड़ा बड़ा करके बनाया तो ज़्यादा होता था, और इसको क़िता रिजालुल अमाल। इसको हम कह सकते हैं बिजनेस सेक्टर, और ये हो जाएगा हाउस होल्ड सेक्टर। अब हम इसमें एक और सेक्टर को मिलाएंगे और वो होगा गवर्नमेंट सेक्टर। इसको हम यहाँ पे रखते हैं बीच में कहीं। और तीसरा सेक्टर हमारे पास होगा जिसे हम कह सकते हैं अल-हुकूमी, अल-क़िता अल-हुकूमी से कहेंगे। और चौथा सेक्टर अल-क़िता अल-ख़ारिजी, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो सिस्टम होता है उसका, जिसे हम कहेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और हमारे पास एक होगा सूकुल माल। सूकुल माल का एक सेक्टर होगा, यानी फाइनेंशियल सेक्टर। अब हमारे पास यहाँ पे 5 सेक्टर हैं: क़िता आइली, क़िता रिजालुल अमाल, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ये 5 सेक्टर मिल करके कैसे इकोनॉमी को चलाते हैं, या इनकम और इंताज का सर्कुलेशन इनके बीच कैसे होता है, प्रोडक्शन और इनकम का सर्कुलेशन कैसे होता है, इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा था
कि क़िता आइली जो होता है उसके पास अनासिरुल इंताज होता है, जो वो ट्रांसफ़र करता है रिजालुल अमाल के पास। ठीक, अनासिरुल इंताज ने अनासिरुल इंताज को इन्होंने ट्रांसफ़र किया बिजनेसमैन के पास। जैसे ज़मीन इनको दी, ऐसे ही इनके पास जो आदमी थे वो काम करने के लिए इस कंपनी में गए। अब इस कंपनी में जो इन्होंने काम किया तो इन लोगों ने इनको पैसा दिया। क्या दिया? इनको पैसा दिया, यानी इनकी सैलरी, जिसे हम कहेंगे रातिब। ठीक, अब जब इनको सैलरी मिली, इनके पास आमदनी आई, तो अब ये कहाँ कहाँ खर्च करेंगे? ये जो जनता और पब्लिक है, क़िता आइली हाउस होल्ड लोग जो हैं, ये अपने इस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करेंगे? तो इनका जब इनके पास पैसा पहुँचेगा तो इसका कुछ जुज़ आ जाएगा गवर्नमेंट को टैक्स की सूरत में। यहाँ पे ये लोग टैक्स देंगे, यानी ज़रीबा, और कुछ हिस्सा इनका निकल करके आएगा बाहर से जो सामान आया हुआ है क़िता खारजी, यानी वारिदात को। जो बाहर से वारिदात आए हुए हैं, बाहर से जो सामान मुल्क में आया हुआ है, जैसे सैमसंग हमारे पास है, सैमसंग की मोबाइल मान लीजिए कोरिया से आई, या चाइना का कोई प्रोडक्ट हमारे मुल्क में आया, या पेट्रोल है हमारे मुल्क में आया बाहर से, उसको हम ख़रीदते हैं। तो ये जो बाहर का जो सामान पहुंचता है हमारे मुल्क में, कुछ पैसा उसके खर्च करने में लगता है। इस तरह से दो जगह पे हमने खर्च किया। और तीसरा क्या होता है, इनको सामान की ज़रूरत है, खाने पीने की, रहने सहने की, बहुत सारे सर्विसेज की ज़रूरत है। तो ये कुछ पैसा अपने ज़रूरियात की चीज़ों में खर्च करते हैं। और ये कहाँ से ख़रीदते हैं इसको? बिजनेसमैन जो सामान बनाते हैं, जो लोग प्रोडक्ट करते हैं, उनसे ये लोग सामान ख़रीदते हैं। तो इनका कुछ पैसा जाता है इस्तिहलाक में, जिसे इन्फाक भी कह सकते हैं या एक्सपेंडिचर भी कह लीजिए इसको। तो तीन जगहों पे इनका पैसा गया। एक गया वारदात को ख़रीदने में, और एक गया जो उनके ज़रूरियात की चीज़ें हैं, मुल्क की जो चीज़ें हैं, जो मुल्क में बिजनेसमैन ने और एंटरप्रेन्योर ने जो बनाए हैं, पैदा किए हैं, उसको ख़रीदने में। और एक हिस्सा गया हुकूमत को टैक्स देने में। अभी भी इनके पास इनकम कुछ हिस्सा बचा हुआ है। अब इन तीनों को खर्च करने के बाद, यानी कुछ अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को ख़रीदा, कुछ गवर्नमेंट को टैक्स दिया, और कुछ जो बाहर के जो सामान आए, इंटरनेशनल जो ट्रेड था उसके ज़रिए से इनके पास कुछ सामान जो पहुंचा उसमें खर्च किया। अब इसके बाद इनके पास कुछ पैसा बच जाता है। ठीक है, कुछ पैसा इनके पास बचता है। तो यही पैसा ये लोग कहाँ भेज देते हैं? बैंक में भेज देते हैं। सूकुल माल, बैंक में ले जाकर के जमा कर देते हैं, बैंक में रख दिया, जाओ भाई। कुछ लोग सेव कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम जो है, उसमें आपको सूद मिलता है। जब भी आप पैसा बैंक में रखेंगे, अगर आपका अकाउंट करंट अकाउंट नहीं है तो आपको उसमें सूद मिलेगा, यानी रिबा जो है, जिसे इस्लाम ने हराम करार दिया है, वो चीज़ आपको वहाँ से दी जाएगी, चाहे आप मांगें या ना मांगें। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको सूद लामहाला मिलेगा ही मिलेगा। तो कुछ लोग पैसा ला करके वहाँ जमा कर देते हैं। कुछ की नीयत होती है, मुसलमानों की नीयत होती है कि भाई पैसे की हिफाजत के लिए बैंकों में रख देना, और कुछ की नीयत ये होती है, जो गैर मुस्लिम है ख़ास तौर से, उनका हदफ यही होता है कि पैसों को बैंकों में रखो, वहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा। तो कुछ लोग अपने उसी पैसे को ले जा करके सेव कर देते हैं, बैंकों में रख देते हैं। अब ये जो बैंकों में जो पैसा आया है, अब इनका तो तीन तरह से खर्च हुआ। एक गया कंजप्शन में, खुद उन्होंने खर्च किया, एक गया टैक्स की शक्ल में, और एक पैसा गया उनका बाहर के सामान को ख़रीदने में, जो इनके मुल्क में आया इंपोर्ट होकर के, उसमें खर्च हुआ। और जो पैसा बच गया उन्होंने उठा करके उसे बैंक में जमा कर दिया, यानी वो पैसा इनका पहुंच गया सूकुल माल, यानी फाइनेंशियल सेक्टर में, जिसमें बैंक है, इंश्योरेंस है, और ऐसे म्यूचुअल फंड है, और भी जितने भी तरीक़े हैं इन्वेस्टमेंट के, उन जगहों पर इनका पैसा पहुँच गया। अब ये जो यहाँ पे ही पैसा है, यहाँ तो खर्च हुआ, यहाँ भी खर्च हुआ। अब जो गवर्नमेंट के पास पब्लिक से पैसा आया है, अब इस गवर्नमेंट इस पब्लिक के पैसे को क्या करेगी?
इसे खर्च करे, कहाँ भेजेगी? ये भी पैसा इन्हीं रिजाल अमाल के पास जाएगा, बिजनेसमैन के पास जाएगा, क्योंकि यही लोग हैं जो सामान बना रहे हैं, यही लोग हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो टैक्स लेगी आवाम से, पब्लिक से, फिर उसी टैक्स के पैसे को वो सामान खरीदने में लगा देगी। जैसे गवर्नमेंट मेडिकल सामान खरीदेगी, एजुकेशन आपको देगी, ऐसे ही रोड, सड़क, बिल्डिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें वो आपके लिए जो बनवाती हैं, तो उसमें वो आपका टैक्स का पैसा जाता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट के पास जो टैक्स का पैसा आया, फिर उसने घुमा करके किसको दे दिया? रिजालुल आमाल को, यानी उससे उसने सामान खरीद लिया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए। जो अखराजात हैं इन्फाक हुकूमी जो हैं, उसमें खर्च करने के लिए गवर्नमेंट ने रिजालुल आमाल से वो पैसे दे करके ख़रीद लिए सामान। अब जो पैसा क़िता आयली से या हाउस होल्ड सेक्टर से जो पैसा आया था क़िता खारजी में, अब ये लोग जो पैसा इनको मिला, फिर ये लोग रिजालुल आमाल को दे देंगे कि भाई आप सामान बनाएं ताकि उसको बाहर मुल्कों में भेजा जाए। फिर ये लोग सामान बनाएंगे, फिर उसे बाहर मुल्कों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो सिस्टम ऐसे ही है। कोशिश यही होती है कि हमारे मुल्क में सामान बन करके बाहर ज़्यादा जाए। ऐसी सूरत में हमारी जो करेंसी होती है वो ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि जब हम किसी सामान को बाहर भेजेंगे तो जो ख़रीदने वाला होगा वो हमको पैसे देगा, और हम उससे कहेंगे भाई आपको जो पेमेंट देना है उस पेमेंट को आप इंडियन करेंसी में दीजिए। अब जब वो इंडियन करेंसी में हमको पेमेंट करेगा तो इंडियन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, और जब इंडियन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो इंडियन करेंसी अप्रिशिएट होगी, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये सिस्टम होता है। तो क़िता खारजी का मसला ख़त्म हुआ, हुकूमत के पास जो पैसा आया उसका भी सेटलमेंट हो गया। अब इन लोगों ने जो पैसा भेजा था बैंक में जो इन्होंने जमा कर दिया था, उस पैसे का क्या होगा? अब यहाँ पे ये इंटरमीडियरीज होते हैं। बैंक वालों के पास हमारा आपका पैसा जाता है और बैंक वाले फिर उसी पैसे को इन्वेस्टर्स को दे देते हैं। अब ये बैंक जो है उठा करके ये पैसा फिर इन्हीं रिजालुल आमाल को दे देगा कि भाई लीजिए पैसा और कोई बिज़नेस कीजिए, पैसा लीजिए, कोई बिल्डिंग बनाइए, इन्वेस्ट कीजिए, पैसा लीजिए, कोई बिल्डिंग बना करके उसको किराए पे दे दीजिए, पैसा लीजिए, ये सामान ख़रीदिए, कोई नया प्रोडक्ट बनाइए, कोई नई चीज़ ईजाद कीजिए मुल्क में, कोई नया कंप्यूटर बनाइए, कोई नई टेक्निक मुल्क में लाइए। तो बिजनेसमैन वाले जो होते हैं, जो रिजालुल आमाल हैं, वो लोग खुद फिर उस पैसे को लेकर के फिर से वो नई चीज़ बनाते हैं और मार्केट में लाते हैं। तो फिर इस तरह से मार्केट में पहुंचा, फिर यही लोग जा करके उस सामान को ख़रीदेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखा आपने, सामान को ख़रीदा, इससे इन्होंने सामान बनाया, जैसे मिसाल के तौर पर लैपटॉप बनाया और कोई चीज़ बनाई, खाने पीने की चीज़ें बनाई, जो भी चीज़ें थीं लोगों ने बनाई बिजनेसमैन ने। जब बिजनेसमैन ने बिजनेस सेक्टर से ये सारी चीज़ें बन करके आई तो लोगों ने उसको ख़रीदा। तो जो पैसा आ रहा घूम घुमा करके आपस में एक दूसरे में जा रहा है। अब यहाँ से पैसा रिजालुल आमाल से जब इसमें काम किया, गवर्नमेंट ने इसमें इन्वेस्ट किया, तो जो ये सूकुल माल वाले जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, पैसा उनको देते हैं, इससे फिर इनको पैसा मिलता है, क्योंकि ये जो पैसा उनको देते हैं वो इंटरेस्ट पे देते हैं। अब मान लीजिए इनको 100 रुपया दिया, तो ये लोग 1 साल बाद उनको 110 रुपये वापस करेंगे। तो इस तरह से इसका भी फ़ायदा हुआ, और ये जो इसका 10 रुपया फ़ायदा हुआ, ये उठा करके उसमें से 5 रुपया उस शख्स को देगा जिसने अकाउंट में पैसा जमा किया था। तो इस तरह से 5 उसको दे दिया, क्योंकि इससे 10 लिया था, तो फिर इसके पास कितना बचा? 5 रुपया बचा। तो 5 रुपया इसका हो गया प्रॉफिट। तो बैंक वाले ऐसे ही प्रॉफिट कमाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये देखा कि कैसे सिस्टम काम करता है। अब यहाँ पे चूंकि आयली ने जो दिया था उसको हम कहेंगे इद्दिखार, यानी सेविंग। उन्होंने बैंक में सेव किया। अब जब बैंक में सेव कर दिया तो बैंक वाले ने उनको उठा करके दे दिया रिजालुल आमाल को, यानी इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं इसे। और क्या चीज़ें इसमें छूट रही हैं? अब यहां से आया था वारिदात, अब जब ये गया तो इधर हो गया सादिरात, यानी हम इसे कहेंगे इंपोर्ट। और इसे हम कहेंगे एक्सपोर्ट। तो इस तरह से पूरा का पूरा इकोनॉमिकल
सर्किल काम करता है, इस तरह से सर्कुलेट होता है। बिजनेस के पास ये लोग आए, इन्होंने इनके यहाँ काम किया, इनके यहाँ मजदूरी की, फिर इन लोगों ने इनको पैसा दिया। अब इनके पास जो पैसा आया वो कई हिस्सों में बट गया। अब ये पैसा कुछ गवर्नमेंट को या टैक्स की सूरत में, कुछ पैसा इन्होंने बाहर के सामान को ख़रीदने में इस्तेमाल किया, कुछ पैसा इन्होंने अपने ज़रूरियात की सामान इन्हीं बैंकों से ख़रीदी, फिर इस तरह से जो पैसा इनके पास था फिर इनके पास पहुँच गया। और कुछ पैसा इन्होंने बैंकों में इन्वेस्ट कर दिया, बैंकों में रख दिया सेविंग के लिए, अपनी हिफाजत के लिए। अब जब बैंकों के पास पैसा आया तो बैंकों ने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, और ये पैसा किसको दिया? रिजाल अमाल को दिया। तो फिर रिजाल अमाल ने फिर काम करना लोगों से शुरू किया, लोग काम करने आए, फिर वही पैसा उठा करके लोगों को दे दिया, फिर लोग गए, फिर गवर्नमेंट को दिया, बाहर के सामान को ख़रीदा, इंटरनेशनल ट्रेडिंग को एक्टिव किया, और बिजनेस से जो सामानें बनी थी उसको उन्होंने ख़रीदा। इस तरह से फिर पैसा घूम करके पहुंच गया रिजाल अमाल के पास, फिर रिजाल अमाल ने काम किया, फिर ये पहुंचा क़िता आइली के पास, हाउस होल्ड के पास। इस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे ही काम करता है। पैसा आता है, जाता है, सामान बनता है, एक दूसरे के पास पहुंचता है, सामान ख़रीदा जाता है, फिर उसको पैसे से ख़रीदा जाता है, पैसा फिर बिजनेसमैन के पास पहुंचता है, बिजनेसमैन फिर उस पैसे का इस्तेमाल करता है, लोगों को बुला के काम पे लाता है, फिर वो पैसा वहाँ पहुँचता है। इस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। तो बेसिकली यही था ओपन इकोनॉमी, ये हम कह सकते हैं इसे। इसे ओपन इकोनॉमी इसलिए कहा जाता है कि इसमें कई सेक्टर शामिल हो गए। हमने क्लोज इकोनॉमी में पढ़ा था कि हमारे पास सिर्फ बिजनेस सेक्टर है और हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर, दो ही सेक्टर थे। यहाँ पे देखिए हुकूमत भी आ गई बीच में, क़िता खारजी भी आ गया, फाइनेंशियल सेक्टर्स भी आ गए, और बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हो गई। यानी एक इंटरनेशनल तौर पे सारी चीज़ें और इकोनॉमी जो है वो एक्टिव हो गई, इसलिए इसको ओपन इकोनॉमी कहा जाता है।